तो दोस्तों एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अवतार द लास्ट एयरबेंडर नाम की इस मूवी के बारे में। दोस्तों ये जो मूवी है हाल ही में रिलीज़ की जाने वाली है, कुछ ही एक तरह से दिनों के अंदर, यानी 2 या 3 दिन आज इस वीडियो से तकरीबन आपको ये देखने को मिलने वाली है। तो आज इस मूवी के बारे में आपको सारी कुछ जानकारी देंगे, जैसा कि प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग और इसकी स्टोरी के बारे में सभी कुछ जानकारी आपको देने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा कर सेल पर सेट कर ले। इसके बारे में अब हम जानना चालू करते हैं। अवतार द लास्ट एयरबेंडर आमतौर पर ATLA 2 के रूप में संक्षिप्त, जिसे कुछ क्षेत्रों में अवतार द लीजेंड ऑफ आंग या केवल अवतार या द लास्ट एयरबेंडर के रूप में भी जाना जाता है, माइकल डांटे डिमार्टिनो द्वारा बनाई गई एक अमेरिकी एनिमेटेड फैंटेसी एक्शन टेलीविजन श्रृंखला। ब्रायन कोनिट्स्को और निकेलोडियन एनिमेशन स्टूडियो द्वारा निर्मित अवतार एक एशियाई और आर्कटिक प्रेरित दुनिया पर आधारित है, जिसमें कुछ लोग चीनी मार्शल आर्ट से प्रेरित झुकने के माध्यम से 4 तत्वों जल, पृथ्वी, अग्नि या वायु में से एक को टेलीकिनेटिक रूप से हेरफेर कर सकते हैं। एकमात्र व्यक्ति जो सभी 4 तत्वों को मोड़ सकता है, अवतार दुनिया के 4 देशों के बीच सद्भाव बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है और भौतिक दुनिया और आध्यात्मिक दुनिया के बीच की कड़ी के रूप में कार्य करता है। श्रृंखला 12 वर्षीय आंग, वर्तमान अवतार और अपने देश के अंतिम उत्तरजीवी एयर नोमैड के साथ उसके दोस्तों कटारा, सोका और टोफ की यात्रा पर केंद्रित है, क्योंकि वे फायर नेशन के खिलाफ युद्ध को समाप्त करने का प्रयास करते हैं, दुनिया पर विजय पाने से पहले अन्य देशों और फायर लॉर्ड ओजाई को हरा दें। ये फायर नेशन के निर्वासित राजकुमार जुको की कहानी का भी अनुसरण करता है, जो अपने चाचा इरोह और बाद में अपनी बहन अजुला के साथ आंग पर कब्जा करके अपने खोए हुए सम्मान को बहाल करने की कोशिश कर रहा है। अवतार को ऐसी शैली में प्रस्तुत किया गया है जो एनीमे को अमेरिकी कार्टून के साथ जोड़ती है और मुख्य रूप से चीनी संस्कृति की कल्पना पर निर्भर करती है। 3 कुछ अन्य पूर्वी एशियाई, दक्षिण पूर्व एशियाई, दक्षिण एशियाई, नई दुनिया, साइबेरियाई और आर्कटिक प्रभावों के साथ अवतार द लास्ट एयरबेंडर रेटिंग में सफल रही और इसे अपने पात्रों, सांस्कृतिक संदर्भों, कला निर्देशन, आवाज, अभिनय, साउंड ट्रैक, हास्य और विषयों के लिए आलोचकों से प्रशंसा मिली। इनमें युद्ध, नरसंहार, साम्राज्यवाद, अधिनायकवाद, सिद्धांतवाद और स्वतंत्र विकल्प सहित युवा मनोरंजन में शायद ही कभी स्पर्श की जाने वाली अवधारणाएं शामिल हैं। 4 इसने 5 एनी अवार्ड, 1 जेनेसिस अवार्ड, 1 प्राइम टाइम एमी अवार्ड, 1 किड्स चॉइस अवार्ड और 1 पीबॉडी अवार्ड जीता। इस शो को कई आलोचकों द्वारा अब तक की सबसे महान एनिमेटेड टेलीविजन श्रृंखला में से एक माना जाता है। अवतार निकलोडियन पर फरवरी 2005 से जुलाई 2008 तक 3 सीजन के लिए प्रसारित हुआ। 5 विस्तारित अवतार फ्रेंचाइजी में एक चालू कॉमिक्स श्रृंखला, एक प्रीक्वल उपन्यास श्रृंखला, एक एनिमेटेड सीक्वल श्रृंखला और एक लाइव एक्शन फिल्म के साथ साथ एक आगामी फिल्म भी शामिल है। नेटफ्लिक्स के लिए निर्मित लाइव एक्शन रीमेक श्रृंखला 6 पूरी श्रृंखला को इसके समापन की 10वीं वर्षगांठ के सम्मान में जून 2018 में ब्लू रे पर जारी किया गया था। 7 और मई 2020 में संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमकरण के लिए उपलब्ध कराया गया था। 8-9 जून 2020 में पैरामाउंट जोड़ पर, 10 और जनवरी 2021 में अमेज़न प्राइम वीडियो पर। 11 श्रृंखला सिंहावलोकन। सेटिंग, मुख्य लेख, अवतार की दुनिया, द लास्ट एयरबेंडर। दुनिया का नक्शा, 4 देशों का मानचित्र। अवतार द लास्ट एयरबेंडर एक ऐसी दुनिया पर आधारित है जहां मानव सभ्यता में 4 राष्ट्र शामिल हैं, जिनका नाम 4 शास्त्रीय तत्वों के नाम पर रखा गया है: जल जनजाति, पृथ्वी साम्राज्य, अग्नि राष्ट्र और वायु खानाबदोश। प्रत्येक राष्ट्र में कुछ लोग, जिन्हें बैंडर्स, वाटरबेंडर्स, अर्थबेंडर्स, फायरबेंडर्स और एयरबेंडर्स के रूप में जाना जाता है, चीनी मार्शल आर्ट पर आधारित इशारों का उपयोग करके अपने राष्ट्र के अनुरूप तत्व को टेलीकिनेटिक रूप से हेरफेर और नियंत्रित करने की क्षमता रखते हैं। अवतार एकमात्र वह व्यक्ति है जो सभी 4 तत्वों को मोड़ने की क्षमता रखता है। अवतार एक अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ है जिसका कर्तव्य 4 देशों के बीच सद्भाव बनाए रखना और मनुष्यों और आत्माओं के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करना है। जब अवतार मर जाता है तो उनकी आत्मा एक नए शरीर में पुनर्जन्म लेती है, जो अवतार चक्र के रूप में जाने जाने वाले निर्धारित क्रम में अगले राष्ट्र में माता पिता के यहाँ पैदा होगी: अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी। परंपरा के अनुसार नया अवतार सभी 4 झुकने वाली कलाओं को सीखने के लिए दुनिया की यात्रा करेगा,
जिसके बाद वे वैश्विक शांतिदूत के रूप में अपनी भूमिका ईमानदारी से शुरू करेंगे। अवतार राज्य नामक स्थिति में प्रवेश कर सकता है, जिसमें वे अस्थायी रूप से अपने सभी पिछले अवतारों के कौशल और ज्ञान प्राप्त करते हैं। यद्यपि यह तब होता है जब वे अपने सबसे शक्तिशाली स्थान पर होते हैं। यदि अवतार राज्य में अवतार कभी मारा गया तो पुनर्जन्म चक्र टूट जाएगा और अवतार का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। सार। मुख्य लेख, अवतार की सूची, द लास्ट एयरबेंडर पात्र। 1 सदी पहले युवा अवतार आंग अपनी नई जिम्मेदारियों से डरकर अपने घर से भाग गए और एक तूफान के कारण उन्हें समुद्र में धकेल दिया गया। उन्होंने खुद को और अपने स्काई बाइसन अप्पा को दक्षिणी ध्रुव के पास एक हिमखंड में निलंबित एनिमेशन में बंद कर दिया। कुछ ही समय बाद फायर नेशन के शासक फायर लॉर्ड सोजिन ने अपने देश के साम्राज्य का विस्तार करने के लिए विश्व युद्ध शुरू किया। ये जानते हुए कि अवतार एक एयर खानाबदोश होना चाहिए, उसने एयर खानाबदोशों के खिलाफ नरसंहार किया, जिसे उसने एक धूमकेतु के आगमन के साथ अड़ा जो फायरबेंडर्स को जबरदस्त शक्ति देता है। 100 साल बाद दक्षिणी जल जनजाति के किशोर भाई बहन कटारा और सोका गलती से आंग की खोज करते हैं और उसे पुनर्जीवित करते हैं। पहले सीजन में आंग कटारा और सोका के साथ उत्तरी जल जनजाति की यात्रा करता है ताकि वो पानी झुकना सीख सके और फायर नेशन को हराने के लिए तैयार हो सके। वर्तमान फायर लॉर्ड ओजाई के निर्वासित पुत्र प्रिंस जुको अपने सम्मान को बहाल करने के लिए अवतार को पकड़ने की उम्मीद में अपने चाचा इरोह के साथ उनका पीछा करते हैं। आंग का पीछा फायर नेशन के एडमिरल झाओ द्वारा भी किया जाता है, जो ओजाई का पक्ष जीतने की इच्छा रखता है। जब उसकी नौसेना उत्तरी जल जनजाति पर हमला करती है तो झाओ चंद्रमा की आत्मा को मार देता है। जनजाति की राजकुमारी यू इसे पुनर्जीवित करने के लिए अपना जीवन बलिदान कर देती है और आंग दुश्मन के बेड़े को खदेड़ देती है। दूसरे सीजन में आंग 12 साल के एक नेत्रहीन प्रतिभाशाली व्यक्ति टोफ बेफोंग से मिट्टी झुकाना सीखता है। जुको और इरोह, जो अब फायर लॉर्ड से भगोड़े हैं, पृथ्वी साम्राज्य में शरणार्थी बन गए, अंततः इसकी राजधानी बा सिंग से में बस गए। दोनों समूहों का पीछा अजुला, जुको की छोटी बहन और एक तेजतर्रार प्रतिभा द्वारा किया जाता है। आंग का समूह आगामी सूर्य ग्रहण के समय फायर नेशन पर हमले के लिए पृथ्वी राजा का समर्थन मांगने के लिए बा सिंग से की यात्रा करता है, जिसके दौरान फायरबेंडर शक्तिहीन होंगे। अजुला ने खतापलट के लिए उकसाया, जिससे राजधानी फायर नेशन के नियंत्रण में आ गई और जुको अपनी बहन के साथ आ गया। आंग अजुला द्वारा बुरी तरह घायल हो गया है, लेकिन कटारा ने उसे पुनर्जीवित कर दिया है। तीसरे सीजन में आंग और उसके सहयोगी सूर्य ग्रहण के दौरान फायर नेशन की राजधानी पर आक्रमण करते हैं, लेकिन पीछे हटने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आंग में शामिल होने और उसे फायरबेंडिंग सिखाने के लिए जुको फायर नेशन को छोड़ देता है। भिक्षुओं द्वारा सभी जीवन का सम्मान करने के लिए पाला गया आंग इस संभावना से जूझ रहा है कि युद्ध को समाप्त करने के लिए उसे ओजाई को मारना होगा। जब सोजिन का धूमकेतु वापस आता है तो आंग ओजाई का सामना करता है और अपनी अवतार शक्तियों का उपयोग करके ओजाई की अग्नि झुकने की क्षमता को न लेता है। इस बीच आंग के दोस्त बा सिंग से को मुक्त कराते हैं। फायर नेशन हवाई जहाज के बेड़े को नष्ट करते हैं और अजुला पर कब्जा कर लेते हैं। जुको को नए अग्नि भगवान का ताज पहनाया गया और युद्ध समाप्त हो गया। एपिसोड। मुख्य लेख, अवतार की सूची, द लास्ट एयरबेंडर एपिसोड। ये भी देखें, सोजिन धूमकेतु। श्रृंखला में 61 एपिसोड हैं। पहला एपिसोड 1 घंटे लंबा प्रीमियर 21 फरवरी 2005 को निकलोडियन पर प्रसारित हुआ। 12 श्रृंखला का समापन 19 जुलाई 2008 को 2 घंटे की टेलीविजन फिल्म के प्रसारण के साथ हुआ। 13 श्रृंखला के प्रत्येक सीजन को एक पुस्तक के रूप में जाना जाता है, जिसमें प्रत्येक एपिसोड को अध्याय के रूप में संदर्भित किया जाता है। प्रत्येक पुस्तक का नाम उन तत्वों में से एक से लिया गया है जिनमें आंग को महारत हासिल करनी चाहिए: जल, पृथ्वी और अग्नि। 12 शो के पहले 2 सीजन में प्रत्येक में 20 एपिसोड होते हैं और तीसरे सीजन में 21 एपिसोड होते हैं। पूरी श्रृंखला को क्षेत्र 1, 2 और 4 में डीवीडी पर रिलीज किया गया है। 14 मई 2020 तक पूरी श्रृंखला संयुक्त राज्य अमेरिका में नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है। 15 मुख्य पृष्ठ पर प्रदर्शित न होने के बावजूद यह अपनी रिलीज के पहले सप्ताह के भीतर यूएस नेटफ्लिक्स पर सबसे लोकप्रिय शो बन गया। 8 शो ने नेटफ्लिक्स की दैनिक शीर्ष 10 सूची में लगातार सबसे लंबे समय तक प्रदर्शित होने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सूची में लगातार 60 दिनों के साथ
शीर्ष 10 रिकॉर्ड धारकों में केवल 2 शो में से एक, जो जुलाई 2020 तक नेटफ्लिक्स की मूल श्रृंखला नहीं थी। 16 बाद में जून 2020 में पूरी श्रृंखला पैरामाउंट जोड़ उस समय CBS ऑल एक्सेस 10 और बाद में जनवरी 2021 में अमेज़न प्राइम वीडियो 11 पर उपलब्ध हो गई। किताब नाम एपिसोड मूल रूप से प्रसारित सबसे पहले प्रसारित किया गया, आखिरी बार प्रसारित हुआ 1. पानी 20-21 फरवरी 2005 2 दिसंबर 2005 2. धरती 20-17 मार्च 2006 1 दिसंबर 2006 3. आग 21-21 सितंबर 2007 19 जुलाई 2008 विकास गर्भाधान एवं उत्पादन चश्मे वाला गंजा आदमी मुस्कुरा रहा है। चश्मे वाला काले बालों वाला आदमी मुस्कुरा रहा है। माइकल डिमार्टिनो बाएं और ब्रायन कोनिट्स्को श्रृंखला के सह निर्माता। अवतार द लास्ट एयरबेंडर का सह निर्माण और निर्माण माइकल डांटे डिमार्टिनो और ब्रायन कोनिट्स्को द्वारा बर्बैंक, कैलिफोर्निया में निकेलोडियन एनिमेशन स्टूडियो में किया गया था। इसका एनिमेशन ज्यादातर दक्षिण कोरियाई स्टूडियो JM एनिमेशन, DR मूवी और MOI एनिमेशन द्वारा किया गया था। कोनिट्स्को के अनुसार श्रृंखला की कल्पना 2001 की शुरुआत में की गई थी, जब उन्होंने एक गंजे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का एक पुराना स्केच लिया था और उस आदमी की एक बच्चे के रूप में कल्पना की थी। उन्होंने आकाश में चरवाहे बाइसन के चरित्र का चित्रण किया और डिमार्टिनो को रेखा चित्र दिखाया, जो दक्षिणी ध्रुव पर फंसे खोजकर्ताओं के बारे में एक वृत्तचित्र देख रहे थे। कोनिट्स्को ने इस अवधारणा के शुरुआती विकास का वर्णन किया। इन जलीय लोगों के साथ एक वायुयान भी है जो बर्फीली बंजर भूमि में फंसा हुआ है और शायद कुछ आग वाले लोग उन पर दबाव डाल रहे हैं। 2 सप्ताह बाद सह निर्माताओं ने सफलतापूर्वक इस विचार को निकलोडियन के उपाध्यक्ष और कार्यकारी निर्माता एरिक कोलमैन के सामने रखा। 18 श्रृंखला को कॉमिक कॉन 2004 में एक टीजर रील में जनता के सामने पेश किया गया था। 19 और 21 फरवरी 2005 को इसका प्रीमियर हुआ। 20 एक साक्षात्कार में कोनिट्स्को ने कहा, माइक और मैं वास्तव में हैरी पॉटर और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जैसे अन्य महाकाव्य लेजेंड्स एंड लो गुणों में रुचि रखते थे, लेकिन हम जानते थे कि हम उस प्रकार की शैली के लिए एक अलग दृष्टिकोण अपनाना चाहते थे। जापानी एनीमे, हांगकांग एक्शन और कुंग फू सिनेमा, योग और पूर्वी दर्शन के प्रति हमारे प्यार ने हमें अवतार द लास्ट एयरबेंडर के लिए प्रारंभिक प्रेरणा दी। 21 मुख्य लेखक आरोन एहास के अनुसार कोनिट्स्को और डिमार्टिनो ने मूल रूप से श्रृंखला के 3 सीजन लंबे होने की कल्पना की थी, लेकिन निकेलोडियन ने एहस से पूछा कि चौथे सीजन के लिए उनके विचार क्या होंगे, और बाद में उन्होंने कोनिट्स्को और डिमार्टिनो दोनों के साथ इन विचारों पर चर्चा की। एहास का मानना था कि एक चौथा सीजन बनाया जाएगा, लेकिन ये योजना तब बाधित हो गई जब कोनिट्स्को और डिमार्टिनो फिल्म द लास्ट एयरबेंडर में एम. नाइट श्यामलन की सहायता करने में व्यस्त हो गए। एहास का कहना है कि श्यामलन ने जोर देकर कहा कि वे इसके बजाय चौथा सीजन बनाएंगे, लेकिन कोनिट्स्को और डिमार्टिनो लाइव एक्शन फिल्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहते थे क्योंकि वे इस परियोजना के कार्यकारी निर्माता थे। 22 हालांकि कोनिट्स्को और डिमार्टिनो ने इसका खंडन किया है और दावा किया है कि चौथे सीजन पर न तो उन्होंने कभी विचार किया और न ही निकेलोडियन ने। 23 पायलट श्रृंखला के लिए एक पायलट एपिसोड 2003 में बनाया गया था। इसे टिन हाउस इंक द्वारा एनिमेटेड किया गया था, जिसे माइकल डांटे डिमार्टिनो और ब्रायन कोनिट्स्को ने लिखा था और डेव फिलोनी द्वारा निर्देशित किया गया था। मिचेल मूसो ने इस पायलट में आंक को आवाज दी थी, लेकिन बाद में जब शो का निर्माण शुरू हुआ तो उसकी जगह जैच टाइलर ईसेन ने ले ली। एपिसोड में सोका और उसकी बहन क्या श्रृंखला प्रसारित होने के समय इसका नाम बदलकर कटारा कर दिया गया था। को आंक, जो कि अवतार है, के लिए गुरु ढूंढने के लिए दुनिया की यात्रा करनी होगी। हालांकि उन्हें एक महत्वपूर्ण दुश्मन फायर नेशन के राजकुमार ज को से बचना होगा, जो आंक पर कब्जा करना चाहता है। यह एपिसोड पहली बार NTSC सीजन 1 DVD बॉक्स सेट में अतिरिक्त में से एक के रूप में सार्वजनिक रूप से जारी किया गया था, जो पहले जारी किए गए व्यक्तिगत संस्करणों के साथ उपलब्ध नहीं थे। चूंकि पैल बॉक्स सेट में अतिरिक्त सुविधाओं का अभाव था, इसलिए एपिसोड को पैल क्षेत्रों में DVD पर उपलब्ध नहीं कराया गया था। एपिसोड को रचनाकारों की ऑडियो कमेंट्री के साथ जारी किया गया था, जिसे सीजन के अन्य एपिसोड की कमेंट्री के विपरीत DVD सेट पर अक्षम करना संभव नहीं है। 14 जून 2010 को बिना प्रसारित पायलट को पहली बार iTunes स्टोर के माध्यम से कमेंट्री के साथ और बिना कमेंट्री के उपलब्ध कराया गया था।
25. 2020 में पायलट को ट्विच पर दिखाया गया था. 26. को प्रभावित. शो में प्रदर्शित काल्पनिक स्थान वास्तविक स्थानों की वास्तुकला और डिजाइन पर आधारित है. उदाहरण के लिए, रचनाकारों ने चीन के बीजिंग में फॉरबिडन सिटी की तर्ज पर बा सिंग से शहर का मॉडल तैयार किया. ये श्रृंखला अपने ब्रह्मांड के लिए पूर्वी एशियाई कला और पौराणिक कथाओं से बड़े पैमाने पर उधार लेने के लिए उल्लेखनीय है. इसके रचनाकारों ने इसकी कला दिशा और सेटिंग निर्धारित करने में मदद के लिए सांस्कृतिक सलाहकार एडविन जैन और सुलेखक सियू लेउंग ली को नियुक्त किया. 27-28 इसके चरित्र डिजाइन चीनी कला और इतिहास, हिंदू धर्म, ताओवाद और बौद्ध धर्म और योग से प्रभावित हैं. 27-29 जेरेमी ज़करमैन और बेंजामिन व्यान ने शुरुआती विकासात्मक चरणों में एक साथ श्रृंखला का संगीत और ध्वनि डिजाइन बनाया और फिर कार्यों को विभाजित किया. ज़करमैन ने संगीत की जिम्मेदारी ली और व्यान ने ध्वनि डिजाइन की. उन्होंने शो की एशिया प्रभावित सेटिंग से मेल खाने के लिए गुझेंग, पीपा और डुडुक सहित कई प्रकार के उपकरणों के साथ प्रयोग किया. 30 श्रृंखला में प्रयुक्त काल्पनिक स्थानों की कला शैली एशिया के वास्तविक स्थानों पर आधारित है. बीजिंग में फॉरबिडन सिटी और चीन की महान दीवार जैसी साइटें बा सिंग से के अर्थ किंगडम शहर के लिए प्रेरणा थीं. 31 और वाटर ट्राइब के स्थान इनुइट और सिरेनिकी संस्कृतियों पर आधारित थे. 4 लेखक. आरोन एहास के अनुसार शुरुआती फायर नेशन डिजाइन जापानी संस्कृति पर आधारित थे. गलती से व्यापक बयान देने से बचने के लिए उन्होंने कई सेटिंग्स और लोगों को अधिक व्यापक रूप से प्रेरित होने के लिए फिर से डिजाइन किया. 4 अंतिम डिजाइन के लिए निर्माता फायर नेशन के कपड़ों और वास्तुकला के लिए अधिक चीनी शैली के साथ गए. 32 उदाहरण के लिए फायर टेम्पल येलो क्रेन टॉवर पर आधारित था, क्योंकि इसके लौ जैसे वास्तुशिल्प तत्व रचनाकारों के अनुसार फायर नेशन वास्तुकला के लिए एक आदर्श रूप थे. 33 बेंडर पात्रों द्वारा उपयोग किए जाने वाले इशारे चीनी मार्शल आर्ट से लिए गए हैं, जिसके लिए रचनाकारों ने हारमोनियस फिस्ट चीनी एथलेटिक एसोसिएशन के सिफू किसू को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया था. 34 प्रत्येक लड़ाई शैली उन बैंडर्स के लिए अद्वितीय होती है जो उनका उपयोग करते हैं या उन पात्रों के लिए जो एक निश्चित तत्व से जुड़े होते हैं. उदाहरण के लिए, वाटरबेंडिंग के अभ्यासी ताई ची से प्रभावित आंदोलनों का उपयोग करते हैं और संरेखण, शरीर संरचना, सांस और दृश्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं. हंगगार अर्थबेंडिंग के अभ्यासकर्ताओं के लिए प्रेरणा था और इसे पृथ्वी की दृढ़ता के प्रतिनिधित्व के रूप में इसके मजबूती से निहित रुख और शक्तिशाली हमलों के लिए चुना गया था. उत्तरी शाओलिन, जो मजबूत हाथ और पैर की गतिविधियों का उपयोग करता है, को फायरबेंडिंग का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था. बगुआ, जो गतिशील परिपत्र आंदोलनों और त्वरित दिशात्मक परिवर्तनों का उपयोग करता है, का उपयोग एयरबेंडिंग के लिए किया गया था. 35 चूगार साउदर्न प्रेयरिंग मैंटिस शैली को अर्थबेंडर टोप द्वारा अभ्यास करते हुए देख जा सकता है, जो अपने अंधेपन के परिणामस्वरूप एक अनूठी लड़ाई शैली विकसित करती है. 36 एशियाई सिनेमा ने इन मार्शल आर्ट झुकने वाली चालों की प्रस्तुति को प्रभावित किया. 17 विषय वस्तु. श्रृंखला कई विषयों को संबोधित करती है जिन पर युवा मनोरंजन में शायद ही कभी चर्चा की जाती है, जिसमें युद्ध, नरसंहार, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और अधिनायकवाद, लिंग भेदभाव और महिला सशक्तिकरण, हाशिए पर और उत्पीड़न, आध्यात्मिकता के साथ साथ भाग्य, नियति और आसपास के दार्शनिक प्रश्न शामिल हैं. मुक्त इच्छा. 4 ये शो उस अवधि के दौरान सेट किया गया है जब दुनिया फायर नेशन द्वारा शुरू किए गए साम्राज्यवादी युद्ध में फंसी हुई है. जबकि युद्ध एक निरंतर पृष्ठभूमि है, शो इन प्रभावों को आम लोगों, उत्पीड़ित पृथ्वी साम्राज्य के नागरिकों के साथ साथ प्रशिक्षित फायर नेशन स्कूली बच्चों की आंखों के माध्यम से दर्शाता है, ये दिखाने के लिए कि युद्ध कैसे सभी को पीड़ित बनाता है. 4 और जबकि फायर नेशन को हिंसा भड़काने वाले के रूप में प्रस्तुत किया गया है, ये शो अर्थ किंगडम शहर बा सिंग से के निवासियों द्वारा अनुभव की गई प्रण लीगत असमानता के साथ साथ शहर की गुप्त पुलिस की नापाक गतिविधियों को भी दर्शाता है. ये स्थितियां सत्ता की भ्रष्ट प्रकृति और अच्छे और बुरे की बारीकियों को दर्शाती हैं. 4 यह शो दर्शकों को शुरुआत में ही नरसंहार से परिचित कराता है जब नायक आंग दक्षिणी वायु मंदिर में अपने पूर्व घर का दौरा करता है. वो ये जानने के लिए आता है कि उसके लोगों का नरसंहार किया गया है और वो गुस्से से लेकर नुकसान तक कई तरह की भावनाएं प्रदर्शित करता है. 37 ज़ुको का चरित्र और उसके पिता और अंकल इरोह के साथ उसका रिश्ता श्रृंखला का मुख्य मोचन आंक है और शो के संदेश का प्रतिनिधित्व करता है कि नियति और नियति अन्य लोगों द्वारा बाध्यकारी या निर्धारित नहीं है,
लेकिन उन्हें बदला जा सकता है। 38 सीजन 2 में जुको अपने पिता द्वारा निर्धारित नियति और मार्ग के अनुरूप होने के लिए संघर्ष करता है। 4 लेकिन इरोह ने उसे उकसाते हुए पूछा, तुम कौन हो, तुम क्या चाहते हो? 39 हाशिए के मुद्दे से निपटने के लिए ये शो विभिन्न प्रकार के पात्रों का भी प्रतिनिधित्व करता है। उदाहरण के लिए टोफ जैसे एक अंधे चरित्र और टीओ जैसे एक लकवाग्रस्त लड़के को पेश करते हुए शो में उन पात्रों को दर्शाया गया है जो अपनी शारीरिक और सामाजिक सीमाओं पर काबू पाने में कमजोर हैं। 4 जब शो की महिला किरदारों की बात आती है तो ये भी सच है। उदाहरण के लिए महिला नायक कटारा को प्रणालीगत लिंगभेद का सामना करना पड़ता है जब वो वाटरबेंडिंग सीखने के लिए उत्तरी जल जनजाति में पहुंचती है। एक अन्य उदाहरण में उस्क भाई सोका शुरू में सभी महिला क्योशी योद्धाओं को खारिज करता है, लेकिन उनके कौशल का सम्मान करना और उनकी सराहना करना सीखता है। 4 कोटाकू के कक हैमिल्टन के अनुसार ये विषय शो के संदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं कि सामाजिक अपेक्षाओं पर खरा उतरने की तुलना में स्वयं बने रहना अधिक महत्वपूर्ण है। 39 स्वागत रेटिंग। दोस्तों ये जो मूवी है 22 फरवरी को एक तरह से नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ की जा रही है, 22 फरवरी 2024 को, और ये इंडिया के अंदर भी इसे लॉन्च किया जाएगा और एनिमेशन इसमें भर भर कर देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही साथ बड़े स्केल पर इसे बनाया गया है और बजट भी भारी भरकम है। तो इसके बारे में थोड़ी और जानकारी अब आगे मैं आपको बताता हूँ। स्क्रीन रैंट के रॉब कीज ने श्रृंखला को अब तक बने सबसे महान कार्टूनों में से एक कहा। 56 इनसाइड पल्स के माइक नॉयस ने उन दर्शकों के लिए इसकी अनुशंसा की जो महान रोमांच का आनंद लेते हैं। 57 टीवी शोज ऑन DVD.com के गॉड लेसी ने श्रृंखला को अब तक के सबसे बेहतरीन एनिमेटेड शो में से एक कहा। 58 DVD टॉक के टॉड डगलस जूनियर के अनुसार वयस्कों को भी श्रृंखला का उतना ही आनंद आएगा जितना बच्चों को। 59 CHUD कॉम के जोशुआ मिलर ने इसे अभूतपूर्व और अमेरिकी टीवी पर अब तक के सबसे अच्छे एनिमेटेड कार्यक्रमों, बच्चों या वयस्कों, में से एक कहा। मिलर के अनुसार श्रृंखला एनीमे से काफी प्रभावित है। 60 सिनेफैंटास्टिक के टिम जॉनसन ने इसे निर्मित सबसे आकर्षक एनिमेटेड शो में से एक के रूप में वर्णित किया। 61 ENT के डेनिस एमिथ ने श्रृंखला को अमेरिकी रचनाकारों द्वारा अमेरिका में दिखाई गई सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड टीवी श्रृंखला में से एक कहा। अमित ने इसकी परिष्कृत कहानी, तीक्ष्णता, हास्य और एक्शन की प्रशंसा की। 62 नर्ड सोसाइटी के फ्रैंको क्रिकेटी ने अवतार द लास्ट एयरबेंडर को अब तक देखे गए सर्वश्रेष्ठ कार्टूनों में से एक के रूप में वर्णित किया। इसके पात्रों और कथानक के लिए श्रृंखला की सिफारिश की। 63 वायर्ड के स्कॉट थिल ने श्रृंखला को आकर्षक और पूर्वी दुनिया से प्रभावित इसकी सेटिंग को शानदार कहा। 64 कोटाकू के कक हैमिल्टन ने कहा कि श्रृंखला टेलीविजन के स्वर्ण युग का हिस्सा होनी चाहिए और दूसरों को परिष्कृत बच्चों के शो की सिफारिश की। 39 शो के लेखन और विषयों की आलोचकों द्वारा व्यापक सराहना की गई है। डेन ऑफ गीक के माइकल एस. मैममानो ने कथानक को स्मार्टली लिखित कहा और एनिमेशन की प्रशंसा की। 65 वॉइस न्यूज के लिए लिखते हुए निकोल क्लार्क ने कहा कि शो की कथात्मक गहराई इसकी सबसे बड़ी संपत्ति थी और कहानी की भावनात्मक प्रामाणिकता की प्रशंसा की और यह कैसे बहुत युवा दर्शकों को नरसंहार जैसे गहरे विषय के सामने उजागर करती है और सत्तावाद, साथ ही उन्हें इन मुद्दों को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। 4 कॉमिक मिक्स के जेनिफर रोसेनबर्ग को परिवार, दोस्तों, समुदाय और शिक्षा पर कार्यक्रम का जोर पसंद आया। 66 निखा अटेल के अनुसार श्रृंखला छोटे बच्चों को डराए बिना नरसंहार और आत्मसंदेह के विषयों को छूती है। दुष्ट चरित्रों को भुनाया जा सकता है, जो एक महत्वपूर्ण संदेश भेजते हैं कि लोग बदल सकते हैं और नियति से बंधे नहीं हैं। 38 क्रिस मिशेल ने कथानक को शानदार कहा। 54 DF स्मिथ ने श्रृंखला के कथानक की तुलना जापानी एक्शन कार्टून से की, इसके स्वर और संवाद को बहुत अमेरिकी कहा और सभी उम्र के लिए उपयुक्त एक महाकाव्य, नाटकीय विषय छोड़ने वाले हास्य की प्रशंसा की। 55 रॉब कीज ने भी श्रृंखला के हास्य और प्रभावशाली कथानक की प्रशंसा की, यह आपके दिलों पर कब्जा कर लेगा। 56 माइक नॉयस के अनुसार श्रृंखला क्लासिक फैंटेसी महाकाव्यों के तत्वों को जोड़ती है। 57 टॉड डगलस जूनियर ने कथानक को आकर्षक, सुविचारित और सार्थक बताया। श्रृंखला की अवधारणा एक सुसंगत कहानी के साथ अच्छी तरह से साकार है। डगलस ने लिखा कि पात्रों में प्रगति की वास्तविक भावना है और लेखकों की उनके हास्य, नाटक और भावना के लिए प्रशंसा की। 59 जोशुआ मिलर ने श्रृंखला को मूर्खतापूर्ण विषय के बावजूद आश्चर्यजनक रूप से डार्क कहा।
कथानक लॉस्ट की तुलना में अधिक जीवंत है और बाद वाले शो के समान चरित्र विकास पर जोर देता है। मिलर के अनुसार इसका लेखन कहानी कहने का सच्चा वयस्क स्तर था। 60 टिम जॉनसन ने श्रृंखला को कल्पना से कहीं अधिक और सुपरहीरो थीम वाला बताया, जिसमें पात्रों को केंद्रीय और भरोसेमंद बताया गया। 61 क्रिकेट ते ने श्रृंखला में बौद्ध दर्शन के उपयोग और साहस और जीवन के विषयों की विविध प्रस्तुति की प्रशंसा की। 63 कक हैमिल्टन अपने दर्शकों के प्रति खुद को अभिव्यक्त करने और शांत प्रगतिवाद के लिए श्रृंखला की प्रशंसा करते हैं। 39 आलोचकों ने अवतार द लास्ट एयरबेंडर के चरित्र विकास, कला, एनिमेशन और कोरियोग्राफी की भी प्रशंसा की। एरिक अमाया ने अभिव्यंजक एनिमेशन का आनंद लिया जो लेखन को पूरक बनाता है। अमाया के अनुसार तत्व हयाओ मियाजाकी से प्रभावित थे। 50 टॉड डगलस जूनियर ने चरित्र विकास को दिलचस्प बताया। 59 जबकि निकोल क्लार्क ने लिखा कि शो वह करने में कामयाब रहा जो आज भी बहुत कम शो करते हैं, पात्रों के एक समूह को इकट्ठा करें जो दुनिया को वैसा ही चित्रित करता है जैसा वह है, पहचानों और अनुभवों की एक श्रृंखला। 4 जेनी फर रोसेनबर्ग ने श्रृंखला में महिलाओं के मजबूत, जिम्मेदार और बुद्धिमान चित्रण की प्रशंसा की। 66 जोशुआ मिलर के अनुसार बेंडर पात्रों द्वारा रोजमर्रा की गतिविधियों के लिए झुकने का उपयोग अवतार की दुनिया में गहराई और विश्वसनीयता लाता है। मिलर ने श्रृंखला के डिजाइनों को समृद्ध और गहन कहा। प्रत्येक राष्ट्र का अपना विस्तृत रूप होता है। उन्होंने एक्शन दृश्यों की अच्छी तरह से प्रस्तुत के रूप में प्रशंसा की। अवतार दुनिया के विकास की तुलना द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स से की और लड़ाई की कोरियोग्राफी को अपने सबसे छोटे विवरणों में अद्भुत बताया। 60 डीएफ स्मिथ ने श्रृंखला की श्रमसाध्य पृष्ठभूमि का आनंद लिया। 55 क्रिकेट ते ने प्रत्येक एपिसोड के रंग पैलेट और कोरियोग्राफी में मार्शल आर्ट और जादू के संयोजन की प्रशंसा की। 63 निक हाटेल ने एनिमेशन की आलोचना की, हालांकि उन्होंने इसे पिछले निकलोडियन शो की तुलना में बेहतर पाया। 38 क्रिस मिशेल ने एनिमेशन को तरल पदार्थ कहा है। 54 क्रिकेट टी ने इसके मंगा प्रभाव को ध्यान में रखते हुए सहमति व्यक्त की। 63 ब्रिटनी लवली के अनुसार युद्ध में शराबी पात्रों को उनके शराबी समकक्षों द्वारा छाया दिया जाता है। 52 जो कोरी ने एनिमेशन की कार्रवाई और वातावरण को एक महान उपलब्धि कहा। 53 और रॉब कीज ने श्रृंखला की लड़ाई कोरियोग्राफी की प्रशंसा की। 56 कक हैमिल्टन के अनुसार श्रृंखला में एक्शन दृश्य बच्चों के लिए उपयुक्त और रोमांचक होने के साथ साथ अद्भुत हैं। 39 परंपरा अवतार द लास्ट एयरबेंडर एक पंथ क्लासिक बन गया है और 2010 के दशक में नेटवर्क ने एनिमेटेड कार्यक्रमों को कैसे देखा, इस पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ा। बाद के बच्चों के शो अक्सर युवाओं और वयस्क प्रोग्रामिंग के बीच की रेखाओं को धुंधला कर देते थे, जिसमें अधिक वयस्क विषय शामिल होते थे। 67-68 कई मीडिया प्रकाशनों ने अवतार को अब तक की सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड टेलीविजन श्रृंखला में से एक बताया है। 6-9 4 7-0 7-1 7-2 7-3 7-4 2013 में टीवी गाइड ने अवतार को सर्वकालिक 60 महानतम कार्टूनों की सूची में शामिल किया। 75 2018 में वैनिटी फेयर ने श्रृंखला को 11वें सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड टीवी शो के रूप में स्थान दिया। 76 इंडिवायर ने अपनी 2018 की सभी समय की 50 सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड श्रृंखला की सूची में अवतार को 36वें स्थान पर रखा। 77 15 मई 2020 को नेटफ्लिक्स में शामिल होने के बाद श्रृंखला की लोकप्रियता में पुनरुत्थान का अनुभव हुआ। ये रिलीज के 4 दिन बाद अमेरिका में मंच की शीर्ष श्रृंखला में नंबर 1 स्थान पर पहुंच गया और 14-21 मई के सप्ताह के लिए सबसे लोकप्रिय फिल्म या शो था। 78 श्रृंखला ने रिकॉर्ड सेटिंग 60 दिनों के लिए नेटफ्लिक्स की शीर्ष 10 श्रृंखलाओं में अपना स्थान बनाए रखा, जो फरवरी 2020 में कंपनी द्वारा अपनी शीर्ष श्रृंखला की सूची शुरू करने के बाद से किसी भी शो की तुलना में सबसे अधिक है। 16 ये श्रृंखला सबसे अधिक स्ट्रीम की जाएगी। वर्ष के लिए मंच पर बच्चों की श्रृंखला। 79 प्रशंसकों और सह निर्माताओं माइकल डांटे डिमार्टिनो और ब्रायन कोनिट्स्को दोनों ने अवतार की नई लोकप्रियता का श्रेय समसामयिक घटनाओं के लिए इसकी प्रासंगिकता को दिया, जिसमें अमेरिका में COVID-19 महामारी और नस्लीय अशांति शामिल है। डिमार्टिनो ने टिप्पणी की, प्रमुख मुद्दे कहानियां नरसंहार, अधिनायकवाद, प्रणालीगत अन्याय, दुर्व्यवहार। दुख की बात है कि ये पूरे इतिहास में व्यापक मुद्दे रहे हैं और बने रहेंगे। शो हमारी दुनिया का प्रतिबिंब है, लेकिन अब हम एक ऐसे समय से गुजर रहे हैं जिसमें ये सभी हैं समस्याएं और बढ़ गई हैं। 80 पुरस्कार एवं नामांकन।
अवतार द लास्ट एयरबेंडर के लिए पुरस्कार नामांकन। वर्ष पुरस्कार वर्ग नामांकित स्थिति 2005 पुल्जीनेला पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ एक्शन एडवेंचर टीवी सीरीज अवतार अंतिम वायुतरंगीय संघर्ष जीता 81। सर्वश्रेष्ठ टीवी श्रृंखला अवतार अंतिम वायुतरंगीय संघर्ष जीता 81। 2006 एनी पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड टेलीविजन प्रोडक्शन अवतार अंतिम वायुतरंगीय संघर्ष नामांकित 82। एक एनिमेटेड टेलीविजन प्रोडक्शन में स्टोरीबोर्डिंग द डेजर्टर के लिए लॉरेन मैकमुलन जीता 82। एक एनिमेटेड टेलीविजन प्रोडक्शन के लिए लेखन द फॉर्च्यूनेटिलर के लिए एरोन एहाज और जॉन ओ ब्रान नामांकित 82। 2007 निकेलोडियन ऑस्ट्रेलियन किड्स चॉइस अवार्ड्स पसंदीदा टून अवतार अंतिम वायुतरंगीय संघर्ष नामांकित 83। एनी पुरस्कार टेलीविजन प्रोडक्शन में कैरेक्टर एनिमेशन द ब्लाइंड बैंडिट के लिए यू जे म्यूंग जीता 84। एक एनिमेटेड टेलीविजन प्रोडक्शन में निर्देशन द ड्रिल के लिए जियांकालो वोल्पे जीता 84। उत्पत्ति पुरस्कार उत्कृष्ट बच्चों की प्रोग्रामिंग अप्पा के खोए हुए दिन जीता 85। प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स उत्कृष्ट एनिमेटेड कार्यक्रम दीवारों और रहस्यों का शहर नामांकित 86। एनिमेशन में उत्कृष्ट व्यक्तिगत उपलब्धि लेक लाओगाई के लिए संग जिन किम जीता 87। 2008 किड्स चॉइस पुरस्कार पसंदीदा कार्टून अवतार अंतिम वायुतरंगीय संघर्ष जीता 88। एनएसी इंटरनेशनल एनिमेटेड फिल्म फेस्टिवल टीवी श्रृंखला जोआकिम डॉस सैंटोस द डे ऑफ ब्लैक सन भाग 2 द एक्लिप्स के लिए नामांकित 89। पीबॉडी पुरस्कार अवतार अंतिम वायुतरंगीय संघर्ष जीता 90। उपग्रह पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ युवा डीवीडी पुस्तक 3 आग खंड 4 नामांकित 91। 2009 एनी पुरस्कार बच्चों के लिए सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड टेलीविजन प्रोडक्शन अवतार अंतिम वायुतरंगीय संघर्ष जीता 92। एक एनिमेटेड टेलीविजन प्रोडक्शन में निर्देशन जोआकिम डॉस सैंटोस सोजिन धूमकेतु भाग 3 इनटू द इन्फर्नो के लिए जीता 92। गोल्डन रील पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादन टेलीविजन एनिमेशन सोजिन धूमकेतु भाग 4 अवतार आंग नामांकित 93। निकेलोडियन ऑस्ट्रेलियन किड्स चॉइस अवार्ड्स पसंदीदा टून अवतार अंतिम वायुतरंगीय संघर्ष जीता 94। 2010 निकेलोडियन ऑस्ट्रेलियन किड्स चॉइस अवार्ड्स शीर्ष टून अवतार अंतिम वायुतरंगीय संघर्ष नामांकित 95। अन्य मीडिया ये भी देखें अवतार द लास्ट एयरबेंडर फ्रेंचाइजी पुस्तकें शो पर आधारित कई किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। डार्क हॉर्स कॉमिक्स ने 2 जून 2010 को अवतार द लास्ट एयरबेंडर द आर्ट ऑफ द एनिमेटेड सीरीज नामक एक कला पुस्तक प्रकाशित की जिसमें श्रृंखला की मूल कला के 184 पृष्ठ थे। 96 कॉमिक्स मुख्य लेख अवतार द लास्ट एयरबेंडर कॉमिक्स निकलोडियन मैगजीन में कई कॉमिक बुक लघु कथाएं प्रकाशित हुईं और डार्क हॉर्स ने 15 जून 2011 को अवतार द लास्ट एयरबेंडर द लॉस्ट एडवेंचर्स इन और नई कॉमिक्स का एक संग्रह प्रकाशित किया। 97 डार्क हॉर्स ने जीन यांग द्वारा एक ग्राफिक उपन्यास श्रृंखला प्रकाशित की जो 100 साल के युद्ध के बाद आंग की कहानी को जारी रखती है। अवतार द लास्ट एयरबेंडर द प्रॉमिस 2012 में 3 खंडों में प्रकाशित फायर नेशन कॉलोनियों के भाग्य की पड़ताल करता है जो द लीजेंड ऑफ कोर्रा के यूनाइटेड रिपब्लिक बन गए। इस श्रृंखला का 2016-2017 में हिब्रू में अनुवाद किया गया था। 98 3 कॉमिक पुस्तकों का दूसरा सेट अवतार द लास्ट एयरबेंडर द सर्च जुको और अजुला और उनकी मां उर्सा के भाग्य पर केंद्रित है। 99 दूसरे से टा का 2018-2019 में हिब्रू में अनुवाद किया गया था। 100 तीसरा सेट अवतार द लास्ट एयरबेंडर द रिफ्ट आंग रिपब्लिक सिटी के निर्माण और टॉप के उसके परिवार के साथ संबंध पर ध्यान केंद्रित करता है। 101 द रिफ्ट के बाद अवतार द लास्ट एयरबेंडर स्मोक एंड शैडो फायर नेशन में फायर लॉर्ड जुको के खिलाफ एक प्रतिरोध बल के बारे में था जिसने मूल श्रृंखला के अंत में सिंहासन ग्रहण किया था। 102 पांचवां ग्राफिक उपन्यास अवतार द लास्ट एयरबेंडर नॉर्थ एंड साउथ था जो स्मोक एंड शैडो की घटनाओं का अनुसरण करता है और कटारा और सोका के बारे में है जो अपनी मातृभूमि में विभिन्न परिवर्तनों को देखने के लिए जल जनजाति में लौटते हैं। 103 अगले ग्राफिक उपन्यास का नाम इम्बिलेंस है और इसे अक्टूबर 2018 में जारी किया गया था। श्रृंखला शराबी और गैर शराबी के बीच उभरते संघर्ष की पड़ताल करती है जो अगली कड़ी द लीजेंड ऑफ कोर्रा के पहले सीजन में संघर्ष का केंद्र बन जाती है। पिछली 5 पुस्तकों के विपरीत यह फेथ एरिन हिक्स द्वारा लिखी गई थी। 104 प्रीक्वल उपन्यास श्रृंखला
एफसीई द्वारा लिखित अवतार क्योशी पर केंद्रित 2 भाग वाली युवा वयस्क उपन्यास श्रृंखला जुलाई 2019 में अब्राम्स चिल्ड्रंस बुक्स द्वारा प्रकाशित की गई थी। क्योशी उपन्यासों की पहली पुस्तक अवतार द लास्ट एयरबेंडर द राइज ऑफ क्योशी है। 105 श्रृंखला का दूसरा भाग, जिसका शीर्षक द शैडो ऑफ क्योशी है, 21 जुलाई 2020 को जारी किया गया था। 106 वीडियो गेम श्रृंखला पर आधारित एक वीडियो गेम त्रयी जारी की गई है। अवतार द लास्ट एयरबेंडर वीडियो गेम 10 अक्टूबर 2006 को जारी किया गया था। 107 और अवतार द लास्ट एयरबेंडर द बर्निंग अर्थ 16 अक्टूबर 2007 को जारी किया गया था। 108 अवतार द लास्ट एयरबेंडर इनटू द इन्फर्नो था 13 अक्टूबर 2008 को जारी किया गया। 109 अवतार लेजेंड्स ऑफ द एरेना माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए एक व्यापक मल्टीप्लेयर ऑनलाइन रोल प्लेइंग गेम MMORPG 15 सितंबर 2008 को निकलोडियन द्वारा जारी किया गया था। खिलाड़ी अपना स्वयं का चरित्र बना सकते हैं और दुनिया भर के अन्य खिलाड़ियों के साथ बातचीत कर सकते हैं। 110 अवतार द लास्ट एयरबेंडर 2006 में THQ का सबसे ज्यादा बिकने वाला निकलोडियन गेम था और सोनी CEA के सबसे महान हिट्स में से एक था। 111 स्माइट में आंग और जुको क्रमशः मलिन और सुसेनो की खाल के रूप में दिखाई देते हैं। 112 नेविगेशन गेम्स द्वारा एक टर्न आधारित रोल प्लेइंग गेम, जिसका नाम अवतार जनरेशन है, 2023 की शुरुआत में iOS और एंड्रॉयड के लिए जारी किया गया था। 113 सितंबर 2023 में गेममिल एंटरटेनमेंट ने अवतार द लास्ट एयरबेंडर क्वेस्ट फॉर बैलेंस जारी किया, जो पूरे शो की घटनाओं को शिथिल रूप से अनुकूलित करता है। 114 अवतार द लास्ट एयरबेंडर के पात्र और स्थान कई निकलोडियन क्रॉसओवर गेम्स में भी दिखाए गए हैं, जिनमें निकलोडियन कार्ट रेसेस 2, ग्रांड प्रिक्स और 3, स्लाइम स्पीडवे और निकलोडियन ऑल स्टार ब्रॉल श्रृंखला शामिल हैं। 115 फिल्म रूपांतरण मुख्य लेख द लास्ट एयरबेंडर फिल्म श्रृंखला का पहला सीजन 2010 की लाइव एक्शन फिल्म द लास्ट एयरबेंडर का आधार था, जिसे M. नाइट श्यामलन द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया था। इसका इरादा फिल्मों की त्रयी में से पहली फिल्म के रूप में था, जिनमें से प्रत्येक 3 टेलीविजन सीजन में से एक पर आधारित होगी। फिल्म को इसके लेखन, अभिनय, सफेद कलाकारों और श्यामलन के निर्देशन के लिए सार्वभौमिक रूप से प्रतिबंधित किया गया था। इसने 31वें गोल्डन रास्पबेरी अवार्ड्स में रॉटेन टोमाटोज के साथ साथ 5 रेजीज पर 5% अनुमोदन रेटिंग अर्जित की, जिसमें वर्स्ट पिक्चर 116,117,118 शामिल है और कुछ आलोचकों ने इसे अब तक की सबसे खराब फिल्म में से एक बताया। 119,120,121 हालांकि फिल्म में मूल रूप से टेलीविजन श्रृंखला का शीर्षक साझा किया गया था, द लास्ट एयरबेंडर शीर्षक का उपयोग किया गया था क्योंकि निर्माताओं को डर था कि यह जेम्स कैमरून की फिल्म अवतार के साथ भ्रमित हो जाएगा। 122 द लास्ट एयरबेंडर में नु रिंगर ने आंग की भूमिका निभाई है, निकोला पेल्ट्स ने कटारा की भूमिका निभाई है, जैक्सन राथबोन ने सोका की भूमिका निभाई है, देव पटेल ने जुको की भूमिका निभाई है और शॉन टूब ने इरोह की भूमिका निभाई है। 116 अगली कड़ी श्रृंखला मुख्य लेख द लेजेंड ऑफ कोर्रा द लीजेंड ऑफ कोर्रा अवतार द लास्ट एयरबेंडर की अगली कड़ी का प्रीमियर 14 अप्रैल 2012 को निकलोडियन पर हुआ। 123 इसे मूल श्रृंखला के निर्माता और निर्माता माइकल डांटे डिमार्टिनो और ब्रायन कोनिट्स को द्वारा लिखा और निर्मित किया गया था। 124 शुरुआत में शो का नाम अवतार लीजेंड ऑफ कोर्रा, फिर द लास्ट एयरबेंडर लीजेंड ऑफ कोर्रा रखा गया। इसकी घटनाएं अवतार द लास्ट एयरबेंडर के खत्म होने के 70 साल बाद घटित होती हैं। 125 श्रृंखला का नायक कोर्रा है, जो दक्षिणी जल जनजाति की 17 वर्षीय लड़की है, जो आंग की मृत्यु के बाद अवतार का अवतार है। 123 लाइव एक्शन श्रृंखला रीमेक मुख्य लेख अवतार द लास्ट एयरबेंडर 2024 टीवी श्रृंखला। नेटफ्लिक्स ने सितंबर 2018 में घोषणा की कि अवतार का एक पुनर्कल्पित लाइव एक्शन रीमेक 2019 में उत्पादन शुरू करना था। श्रृंखला के मूल निर्माता डिमार्टिनो और कोनिट्स को कार्यकारी निर्माता और श्रोता थे। 6 दोनों ने कहा कि उनका इरादा श्रृंखला को सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त, गैर सफेद कलाकारों के साथ अनुकूलित करने का था। 126 ये घोषणा की गई थी कि जेरेमी ज़िकरमैन, जिन्होंने मूल शो के लिए संगीत तैयार किया था, रीमेक के लिए संगीत देने के लिए भी लौटेंगे। 127 12 अगस्त 2020 को माइकल डांटे डिमार्टिनो
और ब्रान कोनिट्स्को दोनों ने अपने सोशल मीडिया पर खुलासा किया कि उन्होंने रचनात्मक मतभेदों के कारण शो छोड़ दिया है। 128,129,130,131 फरवरी 2021 में एल्बर्ट किम को श्रोता के रूप में लाए जाने की सूचना मिली थी। 132 उसी वर्ष अगस्त में ये बताया गया कि गॉर्डन कॉर्मियर, कियावेंटियो तारबेल, इयान ओस्ले और डलास लियू को क्रमशः आंग, कटारा, सोका और जुको की भूमिकाओं में लिया गया था। 133 3 नवंबर को डैनियल डे किम, जिन्होंने मूल श्रृंखला में जनरल फोम को आवाज दी थी, को फायर लॉर्ड ओजाई के रूप में चुने जाने की सूचना मिली थी। इसके 2 सप्ताह बाद पॉल सन ह्यूंग ली, लिम के सीयू और केन लेउंग को उनकी भूमिका में लिया गया। इरो, ग्यात्सो और झाओ के रूप में संबंधित भूमिकाएं। साथ ही खबर है कि वैंकूवर में उत्पादन शुरू हो गया था। 134-135 दिसंबर में कास्टिंग की और भी खबरें आईं, जिसमें एलिजाबेथ यू, मारिया झांग, यवोन चैपमैन, केसी कैंप होरिनेक और टैमलिन टोमिता को क्रमशः अजुला, सुकी, क्योशी, कन्ना और युकारी के रूप में चुना गया, जो बाद में एक मूल चरित्र थे। 136 अवतार स्टूडियो। 24 फरवरी 2021 को वाईकॉम सीबीएस ने अवतार स्टूडियो की घोषणा की, जो निकेलोडियन का एक नया डिवीजन है, जो अवतार ब्रह्मांड में सेट एनिमेटेड श्रृंखला और फिल्मों को विकसित करने पर केंद्रित है, जिसे निकेलोडियन की रैखिक और डिजिटल सेवाओं, पैरामाउंट जोड़, थिएटर और अन्य तृतीय पक्ष प्लेटफार्मों के माध्यम से वितरित किया जाएगा। इस प्रभाग का संचालन मूल श्रृंखला के निर्माता डिमार्टिनो और कोनिट्स्को द्वारा किया जाता है, जो इसके सह मुख्य रचनात्मक अधिकारी हैं और निकलोडियन एनिमेशन स्टूडियो के अध्यक्ष रैमसे एन नाइटो कोरा पोर्ट करते हैं। 137 इस घोषणा के अलावा कंपनी ने यह भी कहा कि स्टूडियो 2021 में किसी समय एक एनिमेटेड फिल्म का निर्माण शुरू करेगा। कोनिट्स्को और डिमार्टिनो ने टिप्पणी की कि इस नए अवतार स्टूडियो उद्यम के साथ हमारे पास अपनी फ्रेंचाइजी और इसकी कहानी कहने का एक अद्वितीय अवसर है, विशाल पैमाने पर, असंख्य रोमांचक तरीकों और माध्यमों में। 138 जबकि वायाकॉम सीबीएस किड्स एंड फैमिली के अध्यक्ष ब्रान रॉबिन्स ने घोषणा की कि अवतार, द लास्ट एयरबेंडर और कोर्रा की लोकप्रियता निकलोडियन पर उनके मूल हिट रन के बाद से कम 10 गुना बढ़ गई है, और रैमसे नाइटो और मैं हर जगह प्रशंसकों के लिए उनके पात्रों और दुनिया को नई सामग्री और प्रारूपों में विस्तारित करने के लिए समर्पित एक स्टूडियो का संचालन करने के लिए माइक और ब्रान की प्रतिभाशाली प्रतिभा को पाकर अविश्वसनीय रूप से उत्साहित है। 137 एनिमेटेड फिल्म। ज़ाचरी टायलर ईसेन, जन्म 23 सितंबर 1993, एक सेवानिवृत्त अमेरिकी आवाज अभिनेता हैं। उन्होंने निकलोडियन के अवतार, द लास्ट एयरबेंडर में आंग को, द एंट बुली में लुकास निकले को, लिटिल बिल में एंड्रू को और 2004 की एनिमेटेड टीवी श्रृंखला द बैकयार्डिगन्स में पाब्लो को आवाज दी। उनकी फिल्मी भूमिकाओं में एंट्रोपी 1999 और मार्सी एक्स 2003 शामिल हैं। एक कनेक्टिकट में रहते हुए उन्होंने अपनी अधिकांश अवतार, द लास्ट एयरबेंडर रिकॉर्डिंग वहां और न्यूयॉर्क से उपग्रह के माध्यम से की। वो वर्तमान में कैमरे के पीछे मनोरंजन उद्योग में काम करते हैं। 2 प्रारंभिक जीवन। ज़ाचरी टायलर ईसेन का जन्म स्टैमफोर्ड, कनेक्टिकट में एक यहूदी अमेरिकी परिवार में हुआ था। करियर। उन्होंने पहली बार फिल जोआनो की फिल्म एंट्रोपी में लुकास के रूप में अभिनय किया। इसके बाद उन्होंने पीबीएस किड्स बच्चों की टीवी श्रृंखला सुपर वाई के लिए अप्रसारित निकेलोडियन निक जूनियर पायलट में वी विली मुख्य किरदार के रूप में अपनी आवाज की भूमिका शुरू की। उनकी अगली आवाज की भूमिका बिल कॉस्बी द्वारा निर्मित निकलोडियन श्रृंखला लिटिल बिल में एंड्रू मुलिगन के रूप में थी। ईसेन बाद में निक जूनियर के डोरा द एक्सप्लोरर के 2000 एपिसोड में बेबी रेडफिश के रूप में दिखाई दिए और रिचर्ड बेंजामिन के मार्सी एक्स में एक लड़के की भूमिका निभाई। उन्हें बच्चों के टीवी शो द बैकयार्डिगन्स के पहले सीजन में पाब्लो के रूप में लिया गया था। सीरीज के पिछले 3 सीजन में उनकी जगह जैक गोल्डबर्ग ने ले ली थी। इसके बाद उन्होंने निकलोडियन के अवतार, द लास्ट एयरबेंडर में आंग का आवाज दी। उन्होंने फिल्म द एंट बुली में लुकास निकले को आवाज दी। उन्होंने वीडियो गेम के लिए आवाज देने का काम भी किया है, वीडियो गेम द एंट बुली के लिए लुकास निकले के रूप में और अवतार, द लास्ट एयरबेंडर वीडियो गेम में आंग के रूप में अपनी भूमिका को दोहराते हुए, जिसमें श्रृंखला का शीर्षक वीडियो गेम अनुकूलन, अवतार, द लास्ट एयरबेंडर भी शामिल है। द बर्निंग अर्थ एंड अवतार, द लास्ट एयरबेंडर इनटू द इन्फर्नो। फिल्मोग्राफी। फिल्म वर्ष, शीर्षक, भूमिका, टिप्पणियां, संदर्भ। 1999 एंट्रोपी लुकास ज़ाचरी टायलर के रूप में श्रेय दिया गया एक
2003 मार्सी एक्स लड़का। 2006 दबंग चीटी लुकास निकल, आवाज 3, 4, 5। टेलीविजन वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां संदर्भ 1999 बढ़िया क्यों। वी विली सुपर वाई आवाज पायलट एपिसोड अप्रसारित 6। 1999-2002 छोटा बिल एंड्रू मुलिगन आवाज 14 एपिसोड 1-3। 2000 डोरा एक्सप्लोरर बेबी रेड फिश आवाज एपिसोड मछली पानी से बाहर। 2004-2006 दोस्त जिसे मिलवाया न जा सके पाब्लो द पेंगुइन आवाज सीजन 1 20 एपिसोड 1। 2005-2008 अवतार अंतिम वायुतरंगीय संघर्ष आंग आवाज मुख्य भूमिका 60 एपिसोड 1-3। वीडियो गेम माई विटमैन जन्म 9 जून 1988 एक अमेरिकी अभिनेता है। उन्होंने बचपन में ही विज्ञापनों में अभिनय करना शुरू कर दिया था और रोमांटिक ड्रामा फिल्म व्हेन ए मैन लव्स अ वुमन 1994 से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने वन फाइन डे 1996, इंडिपेंडेंस डे 1996, होप फ्लोट्स 1998 में अपनी सहायक भूमिकाओं और शिकागो होप 1996-1999 और जेएजी 1998-2001 में अपनी टेलीविजन भूमिकाओं के लिए एक बाल अभिनेत्री के रूप में पहचान हासिल की। विटमैन ने फॉक्स सिटकॉम अरेस्टेड डेवलपमेंट 2004-2006, 2013, एनबीसी ड्रामा सीरीज पेरेंटहुड 2010-2015 में अपने प्रदर्शन के लिए मुख्यधारा का ध्यान आकर्षित किया, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए क्रिटिक्स चॉइस टेलीविजन अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। ड्रामा सीरीज और एनबीसी क्राइम कॉमेडी सीरीज गुड गर्ल्स 2018-2021। उन्होंने स्कॉट पिलग्रिम वर्सेस द वर्ल्ड 2010 और द पर्क्स ऑफ बीइंग ए वॉलफ्लावर 2012 के साथ परिपक्व फिल्म भूमिकाओं में कदम रखा और द DUFF 2015 में अपनी प्रमुख भूमिका वाली फिल्म की शुरुआत की, जिसके लिए उन्हें आलोचनात्मक प्रशंसा और 3 पुरस्कार मिला। चवाइस अवार्ड नामांकन उन्होंने जॉनी ब्रावो 1997-2004, द जंगल बुक 2 2003 में शांति, निकेलोडियन कार्टून अवतार द लास्ट में कटारा के रूप में अपनी आवाज के प्रदर्शन के लिए खुद को बच्चों की फिल्म और टेलीविजन में एक प्रमुख आवाज अभिनेता के रूप में भी स्थापित किया है। एयरबेंडर 2005-2008, रोज, हंट्सगर्ल इन अमेरिकन ड्रैगन, जैक लॉन्ग 2005-2007, इसी नाम की फिल्म श्रृंखला में टिंकर बेल 2008-2015, कैसी सेंसमार्क, वंडर गर्ल इन यंग जस्टिस 2012-2022, अप्रैल ओ नील 2012 में टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल के अवतार में द आउल, ल हाउस में एमिटी ब्लाइट 2020-2023, स्कल आइलैंड में एनी 2023 वर्तमान और स्कॉट पिलग्रिम टेक ऑफ में रॉक्सी रिक्टर के रूप में अपनी स्कॉट पिलग्रिम भूमिका को दोहराते हुए 2023। प्रारंभिक जीवन विटमैन का जन्म 9 जून 1988 को लॉस एंजल्स में हुआ था। एक वह आवाज अभिनेत्री पैट म्यूजिक और निजी प्रबंधक और सेट निर्माण समन्वयक जेफरी विटमैन की एकमात्र संतान थे। 2 उन्होंने रिबेट अकादमी में भाग लिया। 3-4 करियर प्रारंभिक भूमिकाएं विटमैन ने अपने करियर की शुरुआत 2 साल की उम्र में टायसन चिकन के विज्ञापन के लिए वॉइस ओवर से की थी। 5 क्योंकि वह अभी तक पढ़ नहीं सकती थी, अभिनय कोच एंड्रू मैगेरियन ने उसे पंक्तियां याद करने में मदद की। 5 साल की उम्र में विटमैन ने मेग रयान के साथ व्हेन ए मैन लव्स अ वुमन 1994 में रयान की सबसे छोटी बेटी केसी ग्रीन की भूमिका निभाते हुए अपनी फिल्म की शुरुआत की। ऑडिशन देने वाली 700 अन्य लड़कियों की तुलना में उन्हें इस भूमिका के लिए चुना गया था। 1996 में विटमैन 2 फिल्मों में दिखाई दी, इंडिपेंडेंस डे बिल पुलमैन की बेटी पैट्रिसिया विटमोर की भूमिका में और वन फाइन डे जॉर्ज क्लूनी की बेटी मैगी टेलर की भूमिका में। उसी वर्ष विटमैन ने फ्रेंड्स के सीजन 3 एपिसोड द वन वेयर राचेल क्विट्स में अतिथि भूमिका निभाई। 1996 और 1998 के बीच उन्होंने डेविड ई. केली मेडिकल ड्रामा शिकागो होप के 17 एपिसोड में अभिनय किया। बाद में उन्होंने होप फ्लोट्स में सैंड्रा बुलॉक की बेटी बर्निस प्रूइट की भूमिका निभाई। विटमैन ने फॉक्स फैमिली सीरीज स्टेट ऑफ ग्रेस में अभिनय करने से पहले 1998 से 2001 तक कई अतिथि भूमिकाओं में जग पर क्लो मेडिसन की भूमिका निभाई। उस श्रृंखला में उन्होंने कैथोलिक पृष्ठभूमि की एक लड़की ग्रेस का किरदार निभाया,
जो एक यहूदी लड़की हन्ना आलिया शौकत से दोस्ती करती है। 7-8 2000 के दशक 2010 सैन डिएगो कॉमिक कॉन में विटमैन। 2004 से 2006 तक विटमैन की अरेस्टेड डेवलपमेंट में आवर्ती भूमिका थी। उन्होंने 2005 से 2008 तक अवतार द लास्ट एयरबेंडर में कटारा को आवाज दी। विटमैन 2006 की श्रृंखला थीफ फॉर एफएक्स नेटवर्क्स में निक एटवाटर, आंद्रे ब्रूगहेर की सौतेली बेटी की भूमिका निभाते हुए दिखाई दी। 9 विटमैन ने 2006 और 2007 में कई हाई प्रोफाइल अतिथि भूमिकाएं निभाईं। वो डेस्परेट हाउसवाइव्स के एपिसोड नाइस शी इज नॉट में सारा, जूली मेयर, एंड्रिया बोवेन की बेईमान दोस्त के रूप में भी दिखाई दी। विटमैन की शिकागो हो प 1994-2000 में भी आवर्ती भूमिका थी, जिसमें उन्होंने श्रृंखला के बाद के वर्षों में डॉक्टर केट ऑस्टिन, क्रिस्टीन लाहटी की बेटी की भूमिका निभाई थी। विटमैन को शुरुआत में बायोनिक वुमन की 2007 श्रृंखला की रीमेक में मुख्य किरदार की बहरी छोटी बहन की भूमिका निभाई गई थी। 27 जून 2007 को टीवी गाइड ने बताया कि जैमे की बहन की भूमिका में विटमैन को प्रतिस्थापित किया जा रहा था और अगले जुलाई में विटमैन के स्थान पर लुसी हेल को लिया गया। 10 एनबीसी के एक प्रवक्ता ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा, यह निर्णय पूरी तरह से रचनात्मक रूप से प्रेरित था। प्रारंभिक पायलट को गोली मारने के बाद कहानी, पात्रों, अभिनेताओं को बदलना बहुत आम है। एनबीसी एग्जीक्यूटिव के अनुरोध पर इस पुनर्रचना के बाद बहन के चरित्र की सुनवाई बहाल कर दी गई। 10 वो लॉ एंड ऑर्डर स्पेशल विक्टिम्स यूनिट के 2008 के एपिसोड स्ट्रीटवाइज में एक सड़क पर रहने वाली मां के रूप में भी दिखाई दी, जो सड़क पर रहने वाले बच्चों को गोद लेती है और अपनी गोद ली हुई बेटी की हत्या के बाद अपने पति के खिलाफ गवाही देती है। वो एचबीओ सीरीज इन ट्रीटमेंट में सहायक किरदार रोजी के रूप में दिखाई दी। विटमैन ने डिज्नी टिंकर बेल फिल्मों में टिंकर बेल के चरित्र को आवाज दी। टिंकर बेल 2008, टिंकर बेल एंड द लॉस्ट ट्रेजर 2009 और टिंकर बेल एंड द ग्रेट फेरी रेस्क्यू 2010। 11 पहली टिंकर बेल फिल्म के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक सौदे के हिस्से के रूप में यूके की स्पीकिंग क्लॉक ने 26 अक्टूबर 2008 को 0100 जीएमटी पर उनकी आवाज का उपयोग करना शुरू किया। 12 इसके अलावा उन्होंने अमेरिकन ड्रैगन में रोज की भूमिका को आवाज दी, जैक लॉन्ग और द लीजेंड ऑफ स्पायरो द इटर्नल नाइट में सिंडर की भूमिका निभाई। 2010 और 2020। 2009 में विटमैन को एनबीसी के रॉन हॉवर्ड क्लासिक पेरेंटहुड के संस्करण में एक नियमित भूमिका मिली, 13 जिसका प्रीमियर 2010 में हुआ था। उन्होंने एम्बर होल्ट की भूमिका निभाई, एक विद्रोही और दृढ़ इच्छाशक्ति वाली किशोरी जिसकी वर्तमान में एकमात्र रुचि उसका रॉक स्टार बनने वाला प्रेमी है। 14 विटमैन ने एडगर राइट के स्कॉट पिलग्रिम बनाम द वर्ल्ड में दुष्ट पूर्व रॉक्सी रिक्टर की भूमिका निभाई, जो ब्रायन ली ओ मैली इंडी कॉमिक श्रृंखला स्कॉट पिलग्रिम का फिल्म रूपांतरण था, जिसमें उनके पूर्व गिरफ्तार वी का सह कलाकार माइकल सेरा भी थे। शीर्षक भूमिका 15-16 विटमैन 2010 में फैमिली गाय में दिखाई दी। उन्होंने 2012 की फिल्म द पर्क्स ऑफ बीइंग अ वॉलफ्लावर में लोगान लर्मन, एम्मा वॉटसन और एजरा मिलर के साथ एक बड़ी भूमिका निभाई। 17 सीरीज रद्द होने के 6 साल बाद 2013 में उन्होंने अरेस्टेड डेवलपमेंट के सीजन 4 में एन व्हील के रूप में अपनी भूमिका दोहराई। 18 वह लिसा कुड्रो के वेब थेरेपी के सीजन 3 के 3 एपिसोड में डैरेन क्रिस के साथ उनकी प्रेमिका की भूमिका निभाती हुई दिखाई दी। 19 2015 में विटमैन ने कॉमेडी द डफ में मुख्य भूमिका निभाई। उन्होंने जून में मार्टिन स्टार के साथ ऑपरेटर का फिल्मांकन भी शुरू किया। 20 उन्होंने 10 सितंबर 2016 को शुरू हुई डीसी की सुपर हीरो गर्ल्स श्रृंखला में बैटगर्ल को आवाज दी। सह लेखक और निर्देशक रोलैंड एमेरिच के अनुसार विटमैन ने 1996 की अगली कड़ी इंडिपेंडेंस डे रिसर्जेंस में राष्ट्रपति की बेटी के रूप में अपनी भूमिका को दोबारा नहीं निभाया। ब्लॉकबस्टर हिट स्वतंत्रता दिवस, क्योंकि वो भूमिका के लिए पढ़ना नहीं चाहती थी। 21 विटमैन ने टेलीविजन और फिल्मों में विभिन्न भूमिकाओं में एक बाहरी व्यक्ति के रूप में टाइपकास्ट होने पर अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने एक बाल कलाकार होने और हाई स्कूल में अजीब होने के कारण धमकाए जाने जैसे अपने संबंधित अनुभवों के बारे में बात की है। 22 बिलो मैग के साथ एक साक्षात्कार में विटमैन ने बताया कि मनोरंजन उद्योग लगातार अभिनेताओं को बताता है कि वे क्या नहीं हैं और उनका मानना है कि इन भूमिकाओं को चुनना उनका हर किसी से संवाद करने की कोशिश करना था जो समान परिस्थितियों से गुजर
सकता है कि यह है वे जो है वही बने रहना ठीक है। 23 विटमैन के अधिक उल्लेखनीय उद्धरणों में से एक है, लोगों को ये पहचानना चाहिए कि आप कौन हैं और आप कैसे कार्य कर सकते हैं बजाय इसके कि आप कितने प्रसिद्ध हैं। 24-25 2018 में विटमैन को एनबीसी ड्रामा गुड गर्ल्स में क्रिस्टीना हेंड्रिक्स और रेटा के साथ कास्ट किया गया था। 26 शो को 15 मई 2020 को चौथे सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया था। 27 जून 2021 में सीरीज को 4 सीजन के बाद रद्द कर दिया गया था। 28 संगीत विटमैन ने स्कूल्स आउट के लिए आई हैड द बेल्स ऑन क्रिसमस डे और यू मेक क्रिसमस फील सो गुड रिकॉर्ड किया है। क्रिसमस 29 और उन्होंने इंडी पंक बैंड फेक प्रॉब्लम्स के 2010 एल्बम रियल घोस्ट्स कॉट ऑन टेप के कई ट्रैक पर अतिथि गायन गाया है। 30 विटमैन को उनके शो पेरेंटहुड के सीजन 2 एपिसोड द बूथ जॉब के गीत गार्डेनिया में लैंडन पिक के साथ भी दिखाया गया है। 31-32 विटमैन टेगन और सारा के संगीत वीडियो आई वाज ए फूल और बॉयफ्रेंड में दिखाई देते हैं। 33 उन्होंने रैपर डीवीएस के ट्रैक चार्ली चैपलिन में एक छोटी सी बोलने वाली भूमिका निभाई, जहां वो उस भूमिका को निभाती हैं जिसे डीवीएस रूढ़ वादी हिपस्टर के रूप में देखता है, जो विशेष दिखने के लिए संगीत और टेलीविजन के प्रति अरुचि व्यक्त करता है। 34 व्यक्तिगत जीवन 16 अगस्त 2021 को द आउल हाउस एपिसोड नॉकिंग ऑन हूटीज डोर के प्रसारण के तुरंत बाद विटमैन ट्विटर के माध्यम से पैनसेक्सुअल के रूप में सामने आए। उन्होंने कहा कि वह जानती हैं कि वह सभी लिंगों के लोगों के साथ प्यार में पड़ सकती हैं और जब वह बड़ी हो रही थी तो उसकी इच्छा थी कि उसके जैसे लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले पात्र हों। 35-36-37 वह एंडोमेट्रियोसिस से अपने संघर्ष के बारे में भी खुलकर बात करती हैं, जिसका 15 वर्षों तक निदान नहीं हुआ था। 38 फिल्मोग्राफी फिल्म वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां 1994 जब एक आदमी एक औरत से प्यार करता है केसी ग्रीन। 1995 अलविदा प्यार मिशेल। 1996 स्वतंत्रता दिवस पैट्रिसिया विटमोर। एक दिन का किस्सा है मैगी टेलर। 1998 द जिंजरब्रेड मैन लिब्बी मैग्रूडर। आशा प्रवाह करती है बर्निस प्रूइट। 1999 मिकी की वंस अपॉन ए क्रिसमस लड़की आवाज प्रत्यक्ष से वीडियो 39। अदृश्य बच्चा रेबेका डॉक्टर बीमन। चमत्कारों का मौसम अलाना लानी थॉम्पसन। 2001 एक अमेरिकन रैप्सोडी मारिया उम्र 10। 2002 द वाइल्ड थॉर्नबेरीज मूवी छात्रा आवाज 39। 2003 द जंगल बुक 2 शांति आवाज। 2004 शिक्षक का पालतू लेस्ली आवाज। 2005 शॉपिंग जा रहे हैं कोको। 2006 बंधन एंजेलिका। प्यार की स्थायी खुशी कोलेट डोरोस। 2007 बूगीमैन 2 एलिसन। 2008 ठठेरा घंटी आवाज 39। रोडेंथे में रातों अमांडा विलिस। 2009 स्प्रिंग ब्रेकडाउन लीडा डायरेक्ट टू वीडियो। टिंकर बेल और खोया खजाना ठठेरा घंटी आवाज 39। 2010 बैरी मुंडे कैंडिस। स्कॉट पिलग्रिम बनाम सारा संसार रॉक्सैन रॉक्सी रिक्टर। स्कॉट पिलग्रिम बनाम एनिमेशन लिसा मिलर आवाज। लघु फिल्म टिंकर बेल और महान परी बचाव ठठेरा घंटी आवाज। 2011 कारखाना ए.बी. फ्लैचर। पिक्सी हॉलो गेम्स ठठेरा घंटी आवाज। लघु फिल्म 39। 2012 पंखों का राज आवाज 39। द पर्क्स ऑफ बीइंग अ वॉलफ्लावर मैरी एलिजाबेथ। 2013 पिक्सी हॉलो बेक ऑफ ठठेरा घंटी आवाज लघु फिल्म। 2014 समुद्री डाकू परी आवाज 39। द विंड राइसेस कायो किनु अंग्रेजी डब। टिंकर बेल और द लेजेंड ऑफ द नेवर बीस्ट ठठेरा घंटी आवाज। 2015 डफर बियांका पाइपर। प्रकृति का शैतान जेना ज़ोंबी। 2016 रॉक डॉग दारमा आवाज 39। डीसी सुपर हीरो गर्ल्स हीरो ऑफ द ईयर बाबरा गॉर्डन बैटगल आवाज प्रत्यक्ष से वीडियो 39। ऑपरेटर एमिली क्लेन। 2017 बर्नार्ड और ह्यूई जेल्डा। चिप्स बीबी। डीसी सुपर हीरो गर्ल्स इंटरगैलेक्टिक गेम्स बाबरा गॉर्डन बैटगल आवाज प्रत्यक्ष से वीडियो 39। प्रिय एंजेलिका जेसिका आवाज लघु फिल्म। 2018 एक कुत्ता और टट्टू शो दे दे आवाज प्रत्यक्ष से वीडियो। बत्तख का मक्खन एलेन। डीसी सुपर हीरो गर्ल्स लेजेंड्स ऑफ अटलांटिस बाबरा गॉर्डन बैटगल आवाज प्रत्यक्ष से वीडियो 39। 2020 घाटी की लड़की जैक जॉन पैट्रिक डी सेना
जन्म 6 दिसंबर 1987, जिन्हें उनके स्टेज नाम जैक डीसेना से बेहतर जाना जाता है, एक अमेरिकी अभिनेता हैं। उन्हें स्केच कॉमेडी सीरीज ऑल दैट में उनके काम और निकलोडियन सीरीज अवतार, द लास्ट एयरबेंडर में सोका और नेटफ्लिक्स सीरीज द ड्रैगन प्रिंस में कैलम की आवाज के लिए जाना जाता है। जीवनी। डी सेना का जन्म बोस्टन, मैसाचुसेट्स में हुआ था। उनका परिवार 1999 में इरविन, कैलिफोर्निया चला गया, जहां उन्होंने इरविन हाई स्कूल में पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने यूसीएलए में दाखिला लिया। वो अंतर्राष्ट्रीय कॉमेडी स्पोर्ट्स मंडली, एक कॉमिक इम्प्रोवाइजेशन टीम जो खेलों में भाग लेती है, जैसा कि हुज लाइन इज इट एनीवे में देखा गया था, का एक बहुत सक्रिय सदस्य था। 2002 में इसके 7वें सीजन की शुरुआत में ऑल दैट कास्ट में शामिल होने के बाद उन्होंने टीवी श्रृंखला, कॉमेडी या ड्रामा, अग्रणी युवा अभिनेता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए 2005 यंग आर्टिस्ट अवार्ड के लिए लोगान लर्मन के साथ बराबरी की। अवतार में सोका की भूमिका और द बैटमैन में जिमी ऑल्सन की अतिथि भूमिका से उन्हें अपनी कुशल और चतुर एड लिबिंग के लिए तेजी से पहचान मिली। डी सेना ने ऑनलाइन मॉक्यूमेंट्री वेब श्रृंखला डॉम लाइफ पर काम किया, जो 2008 में सर्वश्रेष्ठ लेखन और कॉमेडी, व्यक्तिगत लघु या एपिसोड के लिए वेबी सम्मान से सम्मानित किया गया था। डी सेना किंग ऑफ द हिल के एक एपिसोड, लुआन गेट्स लकी में दिखाई दिए। डी सेना जनरेटर रेक्स के एक एपिसोड क्रैश एंड बर्न में भी दिखाई दिए हैं। 2012 में डी सेना हुलू मूल श्रृंखला बैटल ग्राउंड में दिखाई दी। उद्धरण वांछित 2013 में वो टेक्सटिंग प्रतियोगिता के जज के रूप में और बाद में निकलोडियन सिटकॉम सैम एंड कैट में एक हवाई अड्डे के अन्वेषक के रूप में दिखाई दिए। 2014 में उन्होंने एनिमेटेड फिल्म जेले एडवेंचर्स ट्रैप्ड इन टाइम में रॉबिन को आवाज दी। उन्हें टीवी श्रृंखला 100 थिंग्स टू डू बिफोर हाई स्कूल में मिस्टर रॉबर्ट्स के रूप में भी जाना जाता है। ये भूमिका उन्होंने 2014 से 2016 तक निभाई। 19 जनवरी 2016 से वो और उनके लंबे समय के दोस्त क्रिस डब्ल्यू स्मिथ अपने यूट्यूब चैनल क्रिस एंड जैक पर कॉमेडी स्केच बना रहे हैं और उनमें अभिनय कर रहे हैं। हर महीने के पहले गुरुवार को चैनल पर नए स्केच अपलोड किए जाते हैं। 2. वो वर्तमान में नेटफ्लिक्स एनिमेटेड सीरीज द ड्रैगन प्रिंस में कैलम की आवाज हैं, जिसका प्रीमियर 14 सितंबर 2018 को हुआ था। 3. फिल्मोग्राफी। फिल्म वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां 2006 जंगली अज़े आवाज 4। दोस्तों इसकी जो मूवी है वो हमें अब अपकमिंग देखने को मिलेगी। इसी के साथ ये जो सीरीज है तकरीबन ये 22 फरवरी 2024 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ होने वाली है अपने 8 एपिसोडों के साथ। जी हाँ दोस्तों, 8 एपिसोड इस सीरीज के हमें देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही साथ इस टाइटल की मूवी भी हमें देखने को मिलने वाली है, तो उसके ऊपर भी मैंने पहले वीडियो बना दी है। तो यदि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और पिछला पार्ट देखने के लिए आई बटन चेक कर लीजिएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।